हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 9 शहरी क्षेत्रों में आजीविका करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को डिस्कस किया था, इस चैप्टर में हम शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी किस तरह बिताते हैं, इसे देखेंगे। जैसा कि भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। शहर में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। शहर में लोग नौकरी करते हैं, अपने रोज़गार चलाते हैं। तो शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना खुद का ही रोज़गार चलाते हैं। जैसा कि सड़कों पर काम करना, शहरों में लोग कई तरह के काम करते हैं। कुछ लोग सड़कों पर काम करने वाले होते हैं। तो शहरों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सड़कों पर होता है। जैसा कि ठेले वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर सब्जी, फल या फिर फूल, अखबार, ये सारी चीज़ें सड़कों पर बेचते हैं। शहर में कई लोग सड़कों पर ठेले लगाकर सब्जी बेचते हैं। कुछ लोग फुटपाथ पर रंग बिरंगे फूल बेचते हैं। वहीं कुछ लोग ऑटो रिक्शा, रिक्शा चलाते हैं। सड़कों के किनारे मोची, दाढ़ी बनाने वाले, ठेला गाड़ी में सामान बेचने वाले, अखबार वाले होते हैं। सड़कों पर काम करने वाले लोग चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। तो सड़कों पर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं या तो वो चीज़ों को बेचते हैं, जैसे सब्जी, फूल, फल, अखबार, ये सारी चीज़ें, या फिर उनकी मरम्मत करते हैं। जैसे कि मोची, अगर कोई चीज़ टूट जाती है, हमारे जूते चप्पल, तो वो उसकी मरम्मत करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सेवा देते हैं। वह स्वरोजगार में लगे होते हैं, उनको कोई व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। तो ये सारे जो लोग होते हैं वह स्वरोजगार में लगे होते हैं। स्वरोजगार यानी उनका खुद का रोजगार, क्योंकि इन्हें कोई और व्यक्ति काम नहीं देता, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती है और स्वरोजगार में लगे हुए लोग खुद ही सारी प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कितना माल खरीदना है, क्या खरीदना है, उसके अलावा उन्हें अपनी दुकान कहाँ लगानी है, क्योंकि इनकी दुकानें अस्थायी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्से पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। तो इस तरह का जुगाड़ करके भी वो लोग अपनी दुकानें रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा वो अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। तो इन लोगों की दुकानें बहुत ज़्यादा अस्थायी होती है। ये लोग कहीं पर भी प्लास्टिक वगैरह बिछा के वहाँ पर अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं उनको परिवार वाले बनाते हैं, चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। तो कई ठेले वाले लोग ऐसे होते हैं जो घर पर बनाई हुई चीज़ें भी बेचते हैं। जैसे कि शहरों में सड़क के किनारे अक्सर खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो घर पे ही बनाई गई होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना नाश्ता बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। अहमदाबाद में एक सर्वेक्षण हुआ जिससे ये पता चला कि काम करने वाले में से जो 12% लोग हैं वो सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा गया है। तो ऐसा माना गया है कि इन लोगों के इस तरह से काम करने की वजह से, यानी फुटपाथ पे ये लोग दुकानें लगा लेते हैं या फिर ठेले को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो इस वजह से अक्सर ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, पैदल चलने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस चीज़ में कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने काम किया है, कुछ कोशिशें की हैं, जैसे कि, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, यानी कभी भी पुलिस उनको वहाँ से हटा देती थी, उनकी दुकान हटा देती थी। तो इस चीज़ में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।
कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। यानी दोनों काम ही आसानी से हो जाएंगे अगर कानून में बदलाव होता है तो। अगर क्योंकि उनको भी एक स्थायी जगह मिल जाएगी या गवर्नमेंट एक जगह फिक्स कर देगी कि यहीं पर लोग अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इसके अलावा यातायात में जो प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम होती है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिए जाए। तो ऐसा सजेस्ट किया गया है कि कुछ जगह फिक्स हो जानी चाहिए कि यहाँ पर इस तरह की दुकानें लगेंगी। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वह इन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। और जहाँ पर उन्हें जाने की परमिशन नहीं है, जैसे बहुत सी सोसाइटीज़ में उनको परमिशन नहीं होती है जाने की, तो ऐसी जगह पर उनको परमिशन दी जाए। अगला टॉपिक है हमारा बाज़ार में। सड़कों के अलावा कुछ दुकानें शहरों में बाज़ारों में भी होती हैं। शहरों में कई बाज़ार होते हैं, जैसे मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें एक कतार से होती है। वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक भी होते हैं। बाज़ार में शोरूम भी होते हैं। तो मार्केट होती है जिसमें हर तरह की शॉप होती है, चाहे वो टॉयज़ की हो, कपड़ों की हो, चप्पल की हो, बर्तन, बिजली का सामान और कई तरह के होटल वगैरह सब होते हैं। बड़ी दुकान में, शोरूम में लोग अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाए जाते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देने पड़ते हैं। तो शहरों में जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ पर कई जगहों से कपड़े आते हैं। जैसे अगर हम कपड़े की दुकान का एग्जांपल ले तो वहाँ पर कई जगहों से कपड़े आते हैं। इसके अलावा कुछ जो ड्रेसेस होती हैं वो विदेशों से भी आते हैं। और शोरूम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए कई तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे अखबारों में या फिर सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पर विज्ञापन देने पड़ते हैं, ऐड देने पड़ते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए उत्साहित हों। शहर के बाज़ारों में लोगों की अलग अलग तरह की दुकान होती है। यह दुकान छोटी बड़ी होती है और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। तो शहरों में लोगों की बहुत सारे तरीक़ों की दुकानें होती हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचते हैं। जैसे कुछ लोग कपड़े की दुकान लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग मिठाई की दुकान होती है, कुछ लोगों की कॉस्मेटिक की दुकान होती है, दवाइयों का मेडिकल स्टोर होता है। तो इस तरह के शहरों में कई तरह की दुकानें होती हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान का व्यापार खुद संभालते हैं। वह किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वह खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक के तरह नौकरी पर रखते हैं। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो किसी को अपने यहाँ पर जॉब पे नहीं रखते हैं, वो किसी के यहाँ पर जॉब नहीं करते हैं, बल्कि अपने यहाँ पर खुद ही बहुत से लोगों को मैनेजर और सहायक के रूप में, यानी अपनी हेल्प करने के लिए बहुत से लोगों को जॉब पे रख लेते हैं। ठीक है। यह पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। तो इनकी जो दुकानें होती है वो अस्थायी होती है, बल्कि जो सड़क पर काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अस्थायी होती है। इसके अलावा इन लोगों के पास परमिशन भी होती है नगर निगम की। और बहुत सारे मार्केट्स ऐसे होते हैं जिनको एक दिन वीक में बंद रखना पड़ता है। वो कोई भी दिन हो सकता है, वहाँ के नगर निगम के द्वारा ये डिसाइड होता है कि किस दिन दुकानें बंद रहेंगी। बाज़ारों में अन्य दुकानें भी होती हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। तो बाज़ारों में और ऐसी और भी सेवाओं की दुकानें होती हैं। फैक्ट्री, इसके अलावा शहरों में फैक्ट्रियां भी होती हैं। शहर में कई तरह की फैक्ट्री होती हैं जिसमें अलग अलग तरह का उत्पादन होता है। फैक्ट्री में अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे अगर हम कपड़ा की फैक्ट्री का एग्जांपल लें तो जैसे कपड़े की फैक्ट्री में लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। तो फैक्ट्री में अलग अलग कमरे होते हैं और हर कमरे में अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास सिलाई मशीन होती है जो उस कपड़े को सिलता है। एक दूसरे कमरे में लोग कपड़े को सेट करते हैं। तो एक कमरे में बहुत सी मशीनें होती हैं, हर मशीन पर एक व्यक्ति होता है जो उसको सिलने का काम करता है। वहीं दूसरा
जो रूम होगा उसमें लोग कपड़ों को सेट करने का काम करेंगे, किसी और रूम में उसको पैकिंग करने का काम होगा, ठीक है। तो कई फैक्ट्री में विदेशों के लिए भी कपड़े सिले जाते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो विदेशों का भी मतलब विदेशों के लिए भी काम करती हैं, वहाँ पर बिकने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको भी बनाती हैं। फैक्ट्री में लोग 12 से 13 घंटे तक काम करते हैं। काम खत्म होने पर कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी जाती है। तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर लोग 12 से 13 घंटे तक काम करते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो वो बहुत से कर्मचारियों को घटा देते हैं। जो परमानेंट नहीं होते हैं उन लोगों को हटा दिया जाता है काम से। कर्मचारी के वेतन भी बहुत कम होते हैं। जैसे अगर बुक में एक निर्मला का एग्जाम्पल दिया है, जो 8 घंटे के लिए जिन्हें 8 घंटे के लिए 80 रुपये मिलते हैं, यानी जब वो 8 घंटे तक काम करती है तो उनको 80 रुपये दिए जाते हैं, और अतिरिक्त देर तक काम करने के लिए 40 रुपये मिलते हैं। तो अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो उनको 40 रुपये और मिलते हैं। फैक्ट्री में ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से होते हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। तो बहुत से कारीगर जो फैक्ट्री के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, और वो तभी कंपनी में आते हैं, काम करते हैं जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है। जैसे उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। तो वो लोग उन लोगों को तभी रखा जाता है जब बहुत बड़ा सा ऑर्डर किसी फैक्ट्री को पूरा करना होता है, तो उन लोगों को बुलाया जाता है, रखा जाता है, यानी उनके पास पूरे साल के लिए काम नहीं होता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही। इसीलिए बहुत से लोगों को, अगर वो लोग शिकायतें करते हैं तो उनको हटा के फिर दूसरे वर्कर्स भी रख लिए जाते हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। इसके अलावा उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर सड़कों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पारियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं दी जाती है। तो बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। जैसे बहुत से जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी यूनियन बना लेते हैं। उसमें से एक जैसे लेबर चौक है, तो लेबर चौक वह जगह है जहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री होते हैं। तो बहुत से जो मज़दूर होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। उसमें से एक है दिहाड़ी वाले जो मज़दूर और मिस्त्री होते हैं। दिहाड़ी वाले मज़दूर यानी वो पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। एक दिन उन्होंने जितना काम किया तो वो उसके हिसाब से पैसे लेते हैं, तो वो हर दिन का पैसा लेते हैं। तो लेबर चौक वो जगह होती है जहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं और जिनको भी काम होता है वो उनको वहाँ से लेके जाते हैं। जहाँ कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ और ट्रकों से सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, कुछ लोग बोझा ढोते हैं, कुछ लोग ट्रकों से सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की जहाँ पे पाइप बन रही होती है वहाँ पे खुदाई करते हैं। तो इन्हें भी जो काम होता है वो हमेशा के लिए नहीं मिलता। ये भी अनियमित मजदूर की तरह होते हैं। इन्हें जब काम होता है, जब काम होता है तभी इनको मजदूरी मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती है। तो इनके पास भी पूरे साल काम नहीं होता। दफ्तर में, उसके अलावा शहरों में दफ्तर भी होते हैं। शहरों में कई तरह के दफ्तर होते हैं। जैसे अगर हम बुक के एक एग्जाम्पल बिस्कुट कंपनी का एग्जाम्पल ले, तो जैसे बिस्कुट बनाने वाली एक कंपनी जहां के मैनेजर द्वारा विक्रेताओं के काम का निरीक्षण किया जाता है, जो शहर को विभिन्न भागों में बांट देते हैं। तो जो भी कंपनी का वो मैनेजर होते हैं वो विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करते हैं, उनके काम को देखते हैं वो लोग। तो वो लोग शहर को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं। तो बिस्कुट के लिए वो लोग ऑर्डर लेते हैं अलग अलग दुकानों पे जाके और उनसे पैसे इकट्ठा करते हैं, भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहरों को अनेक भागों में बांट दिया जाता है और मैनेजर हर हफ्ते विक्रेताओं से मिलते हैं और उनकी रिपोर्ट लेते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो भी मैनेजर होते हैं।
उनकी रिपोर्ट देखते हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। तो उन्हें प्लानिंग करनी होती है कि हम किस तरह से अपना सामान बेचें, और ये अलग अलग तरह की फैक्ट्री में इसकी अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्हें इस सिलसिले में कई यात्राएं भी करनी होती है। इसके अतिरिक्त उनको नियमित रूप से तनख्वाह मिलती है और उनकी नौकरी स्थायी होती है। तो कंपनी में जो भी ये मैनेजर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट, इन सब की जो जॉब्स होती है वो स्थायी होती है। और स्थायी जॉब होने के, परमानेंट जॉब होने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो स्थायी कर्मचारी होने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। तो जो भी परमानेंट वाले लोग होते हैं, परमानेंट जॉब वाले लोग होते हैं, उनके जो सैलरी का एक पार्ट होता है उसको भविष्य निधि में यानी फ्यूचर के लिए सेव कर दिया जाता है, और उसके बाद जब भी मतलब उनकी जॉब ख़त्म होती है तो उनको ये पैसा मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें अपनी जॉब में छुट्टियां भी मिलती है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन दिए जाते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिल जाती है। तो जो भी काम करने वाले, जो परमानेंट जॉब वाले लोग होते हैं, तो जो कंपनी होती है वो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए चिकित्सा सुविधाएँ भी देती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उन कर्मचारियों को बीमारी में छुट्टी मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर अनियमित कर्मचारी हैं तो उन लोगों को इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। तो इनकी जो जॉब होती है वो परमानेंट होती है। सैलरी भी उनको टाइम पे मिलती है। इसके अलावा इनका काम फिक्स होता है कि उनको इतना काम करना है, और अगर काम ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कि उनको मज़दूरों की तरह निकाल दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा शहरों में एक और रोज़गार का एक और नया क्षेत्र आ गया है, जैसे कि कॉल सेंटर, जहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज और आदि ये सारी चीज़ें खरीदने वाले जो लोग होते हैं, और फ़ोन और बैंक की सेवाओं का जो लोग उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर कॉल सेंटर में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे जुड़ी हुई, उसको हम कॉल करके पूछ सकते हैं। तो महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र हो गया है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज और सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का प्रयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है, ये एक ऑफिस होता है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। और जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जिस भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरे में चलाया जाता है। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। तो जो बाहर की कंपनियाँ हैं वो भी कॉल सेंटर खोलने का अब काम करने लगी है इंडिया में, क्योंकि विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले जो इंडियंस लोग हैं वो बहुत ही कम सैलरी पर मिल जाते हैं। इसीलिए कॉल सेंटर भी आजकल रोज़गार का एक नया फील्ड बन गया है। थैंक यू सो मच।